नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जैसा कि हम लोगों का प्रॉमिस था, पहले हम लोगों ने एक सर्वे कराया था और आप लोगों के साथ में जो डिस्कस हुआ था उसमें ये डिस्कस हुआ था कि हम लोग इंडेक्सिंग शुरू करेंगे। जो हम लोगों की पुरानी वीडियोस हैं वहां पर मैंने आपको पढ़ने के सारे तरीके बताए थे, मेथड्स हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी। तो हम लोगों ने पहले सिलेबस देखा था। आप लोग बोल रहे हैं कई कि अब आप सर एक्ट्स में शुरू करिए, तो एक सीक्वेंस वाइज देखिए, ये चैनल का बनाने का पर्पज ही यही है कि सीक्वेंस वाइज आप एक एक चीज को पढ़िए, अप्रोच करिए। जैसे वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के बाद में सबसे पहला आपका काम यह है कि वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखिए। वैकेंसी में सिलेबस, मैंने शुरू में आपसे कहा था जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वहां का सिलेबस सबसे पहले आपके पास में प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हैं आपका वर्क हाफ डन हो जाता है। आपको एग्जैक्टली मालूम होता है क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है और क्या 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 एक्ट्स में किन किन पोर्शंस को करना है। जैसे ही आपने सिलेबस नोट डाउन किया, सेकंड मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में या और भी एग्जाम्स में जहां भी पूछे गए हैं उस एक्ट से, वो सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर डालिए। उसके बाद आप आइए एक्ट्स पे, और एक्ट्स में भी पढ़ने की शुरुआत एक्ट को कैसे करनी है मैंने आपसे बार बार कहा है, लॉ इज व्हाट इज रिटन इन बेयर एक्ट्स, बुक्स एंड नोट्स डज नॉट कंटेन द लॉ। केवल वही लॉ है जो बेयर एक्ट्स में है। तो बेयर एक्ट को पढ़ने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि पहले पूरे बेयर एक्ट को इन टोटो पूरी तरीके से उस पे कमांड करिए, और बेयर एक्ट पे कमांड करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है उसका इंडेक्स। पहले आप जब इंडेक्स बना लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका आधा कार्य पूरा हो जाता है। मैंने सीक्वेंस वाइज आपको इंडेक्स बनाना सिखाया। जो सीरियस कंटेंडर्स हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, वो लोग सबसे पहले इंडेक्स बनाना सीख रहे होंगे। मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे बनवाया आपको इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे बनवाया आपको, और उसके बाद मैंने आपसे दो एक्ट्स और जो हम लोगों का डिसाइड हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक लोकल एक्ट। लोकल एक्ट पे जो पोल हुए थे, मैंने 3 एक्ट्स रखे थे आपके सामने, पंचायती राज, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यूपी के लोकल एक्ट्स जो रखे थे उसमें 3 एक्ट्स रखे थे। उसमें कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, पंचायती राज, और अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। उसमें से सबसे ज्यादा देखिए, बाकी एक्ट्स का भी मैं आपको इंडेक्सिंग पूरा करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन ये वो एक्ट से जो पहले मैंने पूछा कि कौन से पहले, क्योंकि बीच बीच में हम लोग जो इंडेक्स बनाते रहते हैं, कोई वैकेंसीज आती है या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में साइमल्टेनियसली करता रहता हूं। तो इसलिए पहले हम लोग इन एक्ट्स को करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। आप लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी प्लीज प्रॉपर इंडेक्सिंग बनाने की कोशिश करिए, इंडेक्स को पढ़ना शुरू करिए। पहले जब इंडेक्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप एक्ट में एंट्री करिए, क्योंकि जब आप एक्ट में एंट्री करते हैं और आपको इंडेक्स की पकड़ नहीं होती है, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लॉ पे अगर एक्सेल करना है, किसी भी एक्ट में या पूरे लॉ पे एक्सेल करना है, तो आपको कनेक्टिविटी सीखनी पड़ेगी। और कनेक्टिविटी आप कैसे सीख पाएंगे? जब पूरे एक्ट को आप जान रहे होंगे। अगर एक्ट को आप जान ही नहीं रहे होंगे, आप कनेक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कनेक्टिविटी एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन के साथ में, एक एक्ट की दूसरे एक्ट के साथ में कनेक्टिविटी, जैसे मान लीजिए सीपीसी है, आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी में भी समन्स है, सीआरपीसी में भी समन्स है। आप लोगों ने कभी कंपैरेटिव उसकी एनालिसिस की हो, तो ये लिंकिंग आप तब सीख पाएंगे। लोग बोल तो देते हैं, मैं तो आपको बता दूं, चलिए मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा भाई इस सेक्शन को फलाने एक्ट के सेक्शन से आप लिंक कर दीजिए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होगा? आपको कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करना है तो आपको इंडेक्स पढ़ना है। जब इंडेक्स पे आप कमांड बना लेंगे, पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाएगा, आप इजी गोइंग आप याद कर सकते हैं, अरे यही चीज तो मैंने वहां पर भी पढ़ी थी, देखा था। अगर आप सीआरपीसी का इंडेक्स देख रहे होंगे तो समन पे जैसे ही जाएंगे आप कहेंगे अरे मैं सीपीसी में भी समन्स पढ़ के आया हूं। तो ये चीज आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगी। चलिए, आज जो हमारा विषय है, आज जिसकी इंडेक्स हम लोगों को प्रिपेयर करनी है,
वो है उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन बिल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन। अब देखिए मैं इस एक्ट का नाम लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए और बेदखली का विनियमन का अधिनियम 1972। लेकिन यहां पे मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा सा चेंज करने के लिए बताऊंगा। पहले मैं एक्ट का नाम लिख दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये है इस एक्ट की हेडिंग, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स। अर्बन बिल्डिंग्स के रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, किराए पे देने, किराए और बेदखली से संबंधित कानून है। अब देखिए एक नॉर्मल मैं आपसे एग्जांपल रखता हूं कि आप मान लीजिए आप मकान मालिक हैं, आपको किराए पे मकान उठाना है। तो सबसे पहले जब किराएदार आपके पास में आता है तो आप उससे क्या बात करते हैं? क्या आप उसको पहले किराए पे अंदर ले आते हैं फिर किराए की बात करते हैं, या पहले किराए की बात करते हैं? पहले आप किराए की बात करते हैं, फिर उसके बाद जब आप दोनों के बीच में किराया फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप उसको अंदर मकान में आने देते हैं, वो किराए पे देना हो गया, और उसके बाद फिर उसकी मान लीजिए जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो उसकी बेदखली की या एविक्शन की बात आप करते हैं। तो यहाँ पे जो हेडिंग है थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसी चीज को आपको समझना। कायदे में होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ रेंट, लेटिंग एंड एविक्शन, परंतु अगर हम लोग एक्ट में इंडेक्स में जाएंगे तो इस चीज को बिल्कुल सही कर दिया गया है। पहले रेंट दिया गया है, उसके बाद लेटिंग, फिर उसके बाद एविक्शन। अब देखते हैं हम लोग इसका इंडेक्स बना करके, ठीक है। तो टोटल इसमें हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर्स हैं वो 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 7 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है प्रिलिमिनरी। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी चैप्टर, चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी। और हम लोग जैसे देखते हैं हर एक्ट में प्रिलिमिनरी चैप्टर होता है, यहां पे भी है। और सेक्शन 1 2 3 धारा 1 से लेके धारा 3 तक प्रिलिमिनरी है, जिसमें कि एक तो सेक्शन 1 में स्कोप बताया गया है इस पूरे एक्ट का। उसके बाद जो सेक्शन 2 है उस सेक्शन 3 में सारे डेफिनेशंस बताए गए हैं। और सेक्शन 2 में उन बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, उन अर्बन बिल्डिंग्स के बारे में जिस पर यह एक्ट लागू नहीं होता। और अगर आप यूपी के पिछले क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऑन विच बिल्डिंग्स दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई। तो वो सेक्शन 2 से ही संबंधित था, तो धारा 2 में वो दिया गया है। और धारा 3 में सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। अर्बन बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग्स की डेफिनेशन क्या है, अर्बन की सारे डेफिनेशंस, जितने डेफिनेशन क्लॉज हैं प्रॉपर, वो सारे डेफिनेशन, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, रेंट क्या है, ये सब चीजें उसमें दिया गया है। तो ये हो गया पहला चैप्टर। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो 3 चैप्टर हैं वो इसी से संबंधित है जो यहां पे लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड, अगर हम लोग हेडिंग बना लें तो उसको ऐसे बना सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ। अब देखिए यहां पे 3 चीजें हैं, हम लोग 3 चीजें देख ले रहे हैं, 1 2 और 3। पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस अभी किया, कि सबसे पहले आप किस चीज को रेगुलेट करते हैं, रेंट को। पहले आप किराए को तय करते हैं, तो किराए का तय करने की चीज पहले आ जाएगी। यहां पे लेटिंग पहले था, लेकिन आपको पहले किराया और फिर किराए पे देने की बात करनी है, ठीक है। तो पहले रेंट को आप देख लीजिए, तो रेगुलेशन ऑफ रेंट, यहां पे रेंट का रेगुलेशन ये आपको मिलेगा सेक्शन 4 टू सेक्शन 10, धारा 4 से धारा 10 तक। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट होगा वो मिलेगा रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, और ये आपको मिलेगा सेक्शन 11 टू सेक्शन 19।
और लास्टली आप एविक्शन की बात करेंगे जब आपको मकान खाली करवाना होगा। और ये सेक्शन है सेक्शन 20 टू सेक्शन 24, धारा 20 से धारा 24 तक। ये आपका इनिशियल सेटअप है। जहां पे जो रेंट है, रेंट पहले डिसाइड होगा कि या तो एग्रीड रेंट हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड रेंट हो सकता है। ये सब आपको डेफिनेशन क्लॉज में स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है मिल जाएगा। जब आप इस चैप्टर के साथ में, रेंट के चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर जब रेंट आपके बीच में तय हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, अगर एग्रीड रेंट नहीं है तो स्टैंडर्ड रेंट हो गया, रेंट तय हो गया, उसके बाद आप लेटिंग की बात करेंगे। लेटिंग कैसे कि मकान का खाली है, आप डीएम को कब उसको लिए उसको बताएंगे कि आपका मकान खाली हो गया, कब आप अलॉटमेंट ऑर्डर कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना अलॉटमेंट ऑर्डर के आप मकान में एंट्री नहीं कर सकते। उसके अलावा रिलीज ऑर्डर मकान मालिक को कब के पक्ष में कब मिलेगा, कब अगर वो दुरुपयोग करता है तो क्या होगा। तो जितना भी लेटिंग से, लेटिंग इन ऑफ द जो टेनेंट है किस तरीके से होगा, ये सब चैप्टर, ये चैप्टर मैं चैप्टर भी लिख देता हूं, ये है चैप्टर 2, ये है चैप्टर 3 और ये है चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में एविक्शन की बात आ जाती है, बेदखली की बात आती है कि किस तरीके से बेदखली हो सकती है। तो यहां पे हमने देखा किराए पे देने पे तीन ही चीज होती हैं। पहले रेंट का डिसीजन होता है, रेंट डिसाइड होता है, फिर लेटिंग इन होता है, उसको किराएदार को किराए पे दिया जाता है मकान, और उसके बाद फिर लास्ट में अगर मान लीजिए कुछ चीजें प्रॉपर नहीं हो रही है, टाइम कंप्लीट हो गया है, तो किन किन आधारों पर एविक्शन उसका कराया जा सकता है, ये चैप्टर 4 में सेक्शन 20 टू 24 में दिया गया है। तो ये पहले तो 4 चैप्टर ये हमने देखे। अब जब किराएदारी तय हो गई, किराया तय हो गया, किराए पे दे दिया आपने, एविक्शन की सारी बातें हो गई, उसके बाद क्या बात होनी चाहिए भाई, दो पक्ष यहां पर हैं, एक तो मकान मालिक, दूसरा किराएदार। दोनों जब दो पक्ष आ जाते हैं तो कहीं पर भी आप देख लीजिए दोनों के कुछ अधिकार होते हैं, दोनों के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उन्हीं की बात चैप्टर 5 करता है। जब ये सारी चीजें तय हो गई उसके बाद फिर चैप्टर 5, अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 5। और चैप्टर 5 किस चीज की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का विनियमन कैसे होगा। तो चैप्टर 5 इन्हीं के बारे में बात करेगा, रेगुलेशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ राइट्स, लाइबिलिटीज की जगह आप ऑब्लिगेशंस कर लीजिए, इसमें ऑब्लिगेशंस दिया हुआ है तो इसी को आप कर लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे मेरे साथ में तो इन सब चीजों को मैं एक एक पार्ट वाइज आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा था कि हमको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट में बहुत प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम लोग देख लेंगे। और जो पंचायती राज एक्ट है और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, वो एक्ट आपको इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है, वो एक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जोड़ करके पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये हम लोग जब वहां पे पहुंचेंगे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज एक्ट पे, तो वो उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है, एंड टेनेंट जो किराएदार है, दोनों के अधिकार क्या हैं, दोनों के ऑब्लिगेशन कर्तव्य क्या है, आपस में जो दोनों का संबंध है वो किस तरीके से रेगुलेट होगा, किस तरीके से वो डिसाइड होगा, ये दिया गया है चैप्टर 5 में। अब मान लीजिए ये तो चैप्टर 5 हो गया। अब चैप्टर 6 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है पेनल्टीज, सॉरी मैं यहाँ पे सेक्शन लिखना भूल गया, तो सेक्शन लिख लीजिए इसमें 25 टू सेक्शन 30, सेक्शन 25 टू सेक्शन 30 चैप्टर 5। अब जो चैप्टर 6 है वो बात कर रहा है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। क्योंकि अगर आपको अपना अधिकार प्राप्त कैसे करना है यही नहीं बताया गया तो उन अधिकारों को देने का कोई भी अर्थ होता नहीं है।
इसलिए जो ये चैप्टर है, चैप्टर 6, ये पेनल्टीज डिसाइड करता है। सजा भी हो सकती है, सजा भी का भी प्रावधान है। अगर आप जो है देखेंगे सेक्शन 31 में, तो इसमें यहाँ पे आपको सजा के भी प्रावधान मिलेंगे कि कब आपको सजा भी मिल सकती है अगर आप इस अधिनियम, इस एक्ट के किसी सेक्शन का वायलेशन कर रहे हैं। पेनल्टीज का प्रोविजन सेक्शन 31 में दिया गया है। और फिर उसके बाद मान लीजिए किसी भी यहाँ पे किसी भी सेक्शन का, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीजर, किस तरह से मकान मालिक या किराएदार अब प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है अपने अपने अधिकारों के लिए। तो इसके लिए ये चैप्टर 6 है। और चैप्टर 7 की अगर बात की जाए, चैप्टर 7, ये चैप्टर 7 कंसर्न्ड है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से। मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से। इसमें सेक्शन 36 टू सेक्शन 44। तो ये पूरे एक्ट का सेटअप है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 बात करता है स्कोप और एक्सटेंट की। उसी में कौन सी बिल्डिंग्स पे ये एक्ट लागू नहीं होगा वो भी दिया गया है। और सेक्शन 3 सारे डेफिनेशन पार्ट को डील करता है। तो ये हो गया चैप्टर 1। अब चैप्टर 2, 3, 4 रेगुलेट करता है, विनियमन करता है किन किन चीजों का, रेंट का, किराए का, किस तरीके से किराया तय होगा दोनों पक्षों के बीच में, मकान मालिक और किराएदार के बीच में, किस तरीके से मकान दिया जाएगा, अलॉटमेंट ऑर्डर्स हो गए, रिलीज ऑर्डर्स हो गए। तो इन सब चीजों का कितने दिन में आपको, अगर मकान खाली हो रहा है तो कितने दिन में किराएदार को इन्फॉर्मेशन देनी है, कितने दिन में जो मकान मालिक है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो लेटिंग की बात कर रहा है। और साथ ही साथ जो तीसरा जो चैप्टर 4 है, जो सेक्शन 20 टू 24 है, वो एविक्शन की, किस तरीके से आप किराएदार को एविक्ट करा सकते हैं, किराएदार को बाहर निकाल सकते हैं, उसका बेदखली करवा सकते हैं। तो ये पूरा है। उसके बाद चैप्टर 5 रेगुलेट कर रहा है और जो किराएदार और मकान मालिक के आपस में संबंध है, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, किस तरीके से रेगुलेट होगा, ये चैप्टर 5 रेगुलेट कर रहा है, सेक्शन 25 टू सेक्शन 30। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई इसमें पूरे एक्ट में कुछ कोई प्रोविजन कोई ब्रीच कर रहा है, कोई अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, या कोई अपने कर्तव्यों का ब्रीच कर रहा है, तो ऐसे में उसकी पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स डिसाइड होती है चैप्टर 6 से, जो कि सेक्शन 31 टू 35 है। और लास्टली मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं 36 टू 44। यही आपको इंडेक्सिंग ऐसे ही रखना है, पूरे एक्ट को कवर करना है। उसके बाद एक एक सेक्शंस कैसे आप चाहिए तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेक्शन 4 में क्या दिया है उसकी हेडिंग लिख के 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से भी सेक्शंस लिख करके आप लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1 से 2 पेज में मैंने आपसे कहा पूरा बेयर एक्ट आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट इंडेक्सिंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की होगी। तब तक के लिए आप लोग कोशिश करिए खुद से भी इंडेक्स बनाने की, इससे पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर आपकी पुनः हमारी मुलाकात होती है।